से 100 साल पहले 1930 में जब पूरी दुनिया में वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, द ग्रेट डिप्रेशन, और जिस तरह से पूरी दुनिया तबाह हुई थी, आज हम उससे भी कहीं ज्यादा बुरे दौर से गुजरने वाले हैं और गुजर रहे हैं। अब चुप रहना थोड़ा मुश्किल है। अभी तक तो जो बचत थी, उस बचत पर आपने अपना घर का गुजारा कर लिया, परिवार को बचा लिया। एक महीने तक बाहर नहीं निकले, दूसरे महीने से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हुए, दफ्तरों तक वापस पहुंचना शुरू किए क्योंकि सरकार ने काम शुरू कर दिया है, फैक्ट्रीज में भी काम शुरू हो गया है। लेकिन जनाब, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप में से कितने की नौकरी बची है? और जिनकी बची है, क्या पूरी तनख्वाह मिल रही है? या दरअसल 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60% की कटौती हो चुकी है। असुरक्षा का भाव इतना ज्यादा है कि पैसे खर्च करने की हिम्मत ही नहीं है साहब। कहां से हिम्मत आएगी? डर लग रहा है, पता नहीं कल नौकरी रहेगी कि चली जाएगी। चली जाएगी तो क्या करेंगे? बच्चों को कौन से स्कूल से बाहर निकालकर कौन से सरकारी स्कूल में डाल देंगे? बच्चों की फीस कैसे भरे? मकान की किस्त भी है, वो मकान का किस्त कैसे जाएगा? गाड़ी की किस्त है, मोटरसाइकिल की किस्त है, वो कहां से जाएगा? कौन देगा उसको? यह मध्य वर्ग जो टैक्स देता है बड़े पैमाने पर सरकार को, जिस टैक्स पर सरकार अपना पूरा खर्च प्लान करती है, उस मध्य वर्ग के बारे में कहीं कोई सोच भी रहा है क्या? अपनी ईएमआई 3 महीने पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन बैंक वाला बताता है कि अगर आप अपनी ईएमआई 3 महीने पोस्टपोन करते हैं तो फिर आपकी ईएमआई 5 महीने और बढ़ेगी या 8 महीने और बढ़ेगी, जितना आपने लोन लिया। तो ज्यादा पैसे कौन देगा? मैं दूंगा। सरकार आएगी क्या देने के लिए उसको? नहीं। बहुत बुरी स्थिति है साहब, बहुत बुरी स्थिति है, और बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत 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 बुरे दिन आने वाले हैं। मैं निराशावादी नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन व्यवहारिक और यथार्थ का सामना करने का सामर्थ्य तो हिंदुस्तान में होना चाहिए। मजबूत सरकार के द्वारा शायद वक्त रहते सही फैसले नहीं लिए जा पा रहे, वजह चाहे इसकी जो भी हो। इस सरकार में हर तरह की कुवत है, इस सरकार में दूरदर्शिता है, इस सरकार में दृढ़ नेतृत्व है, इस सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो फैसले को उसके अंजाम तक पहुंचाने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन शायद कहीं कुछ चूक हो रही है, शायद कहीं कुछ चूक हो रही है। इस चूक को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, अत्यंत और शीघ्र। अन्यथा हम 1930 के वैश्विक आर्थिक मंदी से भी बहुत बुरे दौर से गुजरेंगे, और आने वाले 6 महीने हम सब लोगों के लिए इतने कष्टदायक होंगे, इतने कष्टदायक होंगे कि उसके बारे में कुछ भी चर्चा अभी नहीं की जा सकती, कहा ही नहीं जा सकता कि क्या होगा। टेलीविजन की डिबेट तमाम देखी, लेकिन चुप रहा। लॉकडाउन का पहला फेज देखा, जिसमें लोग अपने घर भागने को तैयार और आतुर दिखाई दिए। सरकार की तरफ से लोगों को जहां है वहीं रहने के आदेश देखे। जरूरी ताकत का इस्तेमाल कर लोगों को रोकने का भी पूरा एक परिचायक देखा। चुप रहा, क्योंकि शायद वो आवश्यक था। उसके बाद लॉकडाउन फेज 2 देखा, जहां पर ऐसा लगा कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अब चरमराने को है, सब कुछ खत्म होने को है, ध्वस्त होने को है, क्योंकि तनख्वाह बांटने का वक्त आ रहा था, मई का महीना शुरू होने वाला था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से कुछ होगा, हुआ भी, लेकिन उस समय तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तबाह हो रहा है। चुप रहा। लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 देख रहा हूं। मजदूरों का पलायन बड़े पैमाने पर हो रहा है। सैकड़ों नहीं, लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिलाएं, माताएं, स्पेशली एबल्ड लोग, दिव्यांग, हर तरह के लोग जा रहे हैं, भाग रहे हैं। सरकार जिन लोगों को लॉकडाउन 1 में रोक रही थी, उनको ही लॉकडाउन 3 और 4 में घर जाने का हर तरह का आदेश दे रही है, सहूलियत प्रोवाइड कर रही है, सब कुछ कर रही है। बहुत अच्छी बात है, फिर भी चुप रहा। 20 लाख करोड़ का सरकार ने आर्थिक पैकेज सामने रखा। 4 दिन तक वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही, सभी बातों को बताती रही, चुप रहा। लॉकडाउन का फेज 4, और फेज 4 में अब हम खड़े हैं उस जगह पर जहां पर यह कहते हुए, इसे आप अतिशोक्ति मत मानिएगा, लेकिन आज से 100 साल पहले 1930 में जब पूरी दुनिया में वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, द ग्रेट डिप्रेशन, और जिस तरह से पूरी दुनिया तबाह हुई थी, आज हम उससे भी कहीं ज्यादा बुरे दौर से गुजरने वाले हैं और गुजर रहे हैं।
अब चुप रहना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आइए जरा कुछ चीज़ों को लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं और आपसे आग्रह है, मेरी बातें अगर आपको अच्छी ना लगे तो अपना विरोध भी जताइएगा, लेकिन अगर अच्छी लगे और सुझाव हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आखिरकार संवाद से ही बात आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले टेलीविजन चैनल पर चल रही बहस को देखते हैं। क्या बहस चल रही थी बीते एक महीने में? या तो हमने तबलीगी जमात के ऊपर बहस की, या फिर टेलीविजन चैनलों पर हमने संतों की हत्या, जो कि बहुत ही निंदनीय थी, उसके ऊपर चर्चा की, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहे। लेकिन क्या किसी ने एक भी ऐसा कोई डिस्कशन अपने किसी भी चैनल पर किया जिसमें कोई व्यक्ति ये बताए कि आखिरकार भूखे नंगे लोगों के लिए क्या रास्ता है, क्या विकल्प है, क्या बचाव है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? जिस देश में 135 करोड़ हिंदुस्तानी रहते हैं, वहां सिर्फ 40,000 वेंटिलेटर हैं। जी हां, 40,000 वेंटिलेटर। और आज 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। यह आंकड़ा बढ़ेगा ही। क्यों नहीं पूछा किसी आदमी ने बहस की इस मुद्दे पर कि जनाब 40,000 वेंटिलेटर से क्या आप कोरोना से अपने आप को और अपने तमाम लोगों को बचा पाएंगे? नहीं बहस हुई। आप ये कह सकते हैं कि शायद मेरे चैनल पर भी नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई साहब। मैं पूरी चैनल की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हाँ, मैं अपने शो की जिम्मेदारी लेता हूं और वहां मैंने इन सब चीजों को प्रखरता से सामने रखा, लेकिन बाकी किसी को इसकी सुध नहीं हुई। हम सब एक ही जगह लगे रहे, एक ही जगह, और हम सब जानते हैं वो क्या है, और वहीं पर खुश रहे। आप भी देखते रहे, आपको भी मजा आ रहा था, घर पर बैठे थे, आराम से टीवी देख रहे थे, जो कुछ बहस में चल रहा था सुन रहे थे। जानते तो थे कि घर से बाहर निकलना नहीं है, इसलिए विकल्प नहीं है। आपके पास विकल्प है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप अपने रिमोट का बटन दबाते नहीं है, और नहीं दबाइएगा तो फिर वही देखिएगा जो तमाम टेलीविजन चैनल आपको दिखाना चाहते हैं। देखते रहिए, खुश रहिए। कुछ लोग विरोध दर्ज करते रहे, लोग कहते हैं उनका विरोध करने की आदत है। चलिए, ये भी हो गया। उसके बाद जब पूरे देश ने पलायन की तस्वीरें देखी तो अचानक लोगों को इस बात की सुध हुई कि भाई कुछ बहुत बुरा हो रहा है। जो ताजा आंकड़े हैं सरकारी, वो आपके सामने रख रहा हूं। 14 करोड़ मजदूर आज शहरों को छोड़कर अपने गांवों को भागने के लिए मजबूर हैं और भाग रहे हैं। लोग सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। अमृतसर से गुवाहाटी पैदल जा रहे हैं। अमृतसर से गुवाहाटी, आप सोच सकते हैं, 3,600 किलोमीटर पैदल, साइकिल के जरिए लोग पहुंच रहे हैं। इसी तरीके से लाखों की संख्या में दिल्ली से लोग बिहार के अलग अलग कस्बों और गांव में पहुंच रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, महाराष्ट्र से लोग पहुंच रहे हैं। तमाम तरह की तस्वीरें आपने देखी, आप थक चुके होंगे इस सब चीज को देखकर। लेकिन एक सवाल है जो मैं आज आप सबके सामने रखना चाहता हूं। वो जो हर व्यक्ति जो आज अपने सपनों को छोड़कर शहरों से गांव की तरफ भाग रहा है, क्या वो व्यक्ति एक बार फिर वापस शहर में आएगा? नहीं आएगा ना। क्यों आएगा? ये वही शहर है जहां वो अपनी किस्मत बनाने के लिए आया था, जहां वो 2 जून रोटी कमाने के लिए आया था, क्योंकि जिस गांव में वो रहता था वहां पर उसके पास पैसे नहीं थे, खाना नहीं था, काम नहीं था। आज वही गांव उसका ठिकाना है, वहीं पर उसको पहुंचना है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई विकल्प है नहीं। लेकिन एक बार फिर वहां पहुंचकर वही बेचारगी, वही बेरोजगारी, वही भूख उसका इंतजार कर रही है, और उसके पास कोई विकल्प नहीं है। 14 करोड़ लोग अचानक बेघर, बेरोजगार, बेकाम और भूखे हैं इस देश में। सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। उम्मीद है सरकार की सारी योजनाएं पूरी तरीके से कामिल हो जाए और हर किसी को कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ऐसा हो पाएगा, इसको लेकर संशय हर किसी के मन में होगा। मेरे मन में भी है, आपके मन में भी होगा। अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 2 महीने से ज्यादा का लॉकडाउन हो चुका है और तीसरा महीना अब शुरू होने वाला है। जी हां, जैसे ही हम जून में पहुंचेंगे, तीसरे महीने का असर दिखाई देने लगेगा। हम में से तमाम लोग, जिनको हम मध्य वर्ग कहते हैं, जो ज्यादातर टेलीविजन और फेसबुक पर बहुत सक्रिय रहते हैं, आप सब लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरा बताइए, अभी तक तो जो बचत थी उस बचत पर आपने अपना घर का गुजारा कर लिया, परिवार को बचा लिया। 1 महीने तक बाहर नहीं निकले, दूसरे महीने से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हुए, दफ्तरों तक वापस पहुंचना शुरू किए, क्योंकि सरकार ने काम शुरू कर दिया है, फैक्ट्रीज में भी काम शुरू हो गया है। लेकिन जनाब, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप में से कितने की नौकरी बची है?
और जिनकी बची है, क्या पूरी तनख्वाह मिल रही है, या दरअसल 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60% की कटौती हो चुकी है। जी हां, बहुत बड़ी कटौती हुई है प्राइवेट सेक्टर में, और लोगों की तनख्वाहें कटी हैं जबरदस्त तरीके से। तनख्वाह कट गई अलग, पेट्रोल और डीजल का सेस बढ़ गया जिससे महंगाई बढ़ गई अलग, सामान जो जरूरी है वो मिल नहीं रहा, और जो मिल रहा है वो बढ़ी हुई कीमतों पर मिल रहा है, इसलिए आपकी जेब में पैसे कम होते जा रहे हैं। असुरक्षा का भाव इतना ज्यादा है कि पैसे खर्च करने की हिम्मत ही नहीं है साहब। कहां से हिम्मत आएगी? डर लग रहा है, पता नहीं कल नौकरी रहेगी कि चली जाएगी। चली जाएगी तो क्या करेंगे? बच्चों को कौन से स्कूल से बाहर निकालकर कौन से सरकारी स्कूल में डाल देंगे? बच्चों की फीस कैसे भरे? मकान की किस्त भी है, वो मकान का किस्त कैसे जाएगा? गाड़ी की किस्त है, मोटरसाइकिल की किस्त है, वो कहां से जाएगा? कौन देगा उसको? यह मध्य वर्ग जो टैक्स देता है बड़े पैमाने पर सरकार को, जिस टैक्स पर सरकार अपना पूरा खर्च प्लान करती है, उस मध्य वर्ग के बारे में कहीं कोई सोच भी रहा है क्या? मजदूरों के बारे में चर्चा हो रही है, लोग मुफ्त में खाना भी खिला रहे हैं, लेकिन एक मध्य वर्गीय परिवार कहां पर किसके सामने हाथ फैलाकर भीख मांगकर कहे कि मुझे खाना दे दो भाई? और यह मध्य वर्गीय परिवार शुरू होता है 15,000 रुपए की नौकरी करने वाले प्रतिमाह से लेकर शायद 5 करोड़ प्रतिमाह तक भी। आप बताइए ना साहब, आपकी पूरी आमदनी कम हो गई, घट गई, जितनी ज्यादा तनख्वाह उतनी बड़ी कटौती, खर्च वैसे ही है, रादर बढ़ गए हैं पहले से कहीं ज्यादा, और फिर जो बचा हुआ पैसा है उसे संजोने की पूरी ख्वाहिश है। और इस बीच में कहीं से कुछ अच्छी खबर भी नहीं आ रही। अर्थव्यवस्था चौपट होती चली जा रही है, नौकरियां लगातार छिनती चली जा रही हैं, लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर हैं क्योंकि उनके पास चलाने के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में सरकार ने बड़े पैकेज की घोषणा की और हम सबको लगा कि चलिए अब तो सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद बहुत अच्छा होने जा रहा है। लेकिन जनाब, सरकार ने किया है तो क्या किया है? सरकार ने, अर्थव्यवस्था के 2 हिस्से होते हैं, एक है डिमांड साइड, दूसरा है सप्लाई साइड। डिमांड साइड के बारे में जरा बाद में चर्चा करते हैं। सरकार ने सप्लाई साइड को बहुत बेहतर बना दिया है, यानी कि फैक्ट्री जो चलाते हैं लोग, अगर उनके पास पैसे कम हैं तो वो लोन ले सकते हैं। 1 साल तक आपको कर्ज का पैसा नहीं जमा करना पड़ेगा, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। 3 साल में अपना कर्ज चुकाइए, बहुत मिनिमम पैसे पे आपको मिलेगा। फैक्ट्रियों के पास ये पैसा आ सकता है, फैक्ट्री चला सकते हैं लोग। लेकिन फैक्ट्री चलाने के लिए जनाब लेबर कहां है? लेबर तो भाग गया, लेबर तो घर चला गया। तो लेबर नहीं है तो फैक्ट्री चलाए कैसे? जो रॉ मटेरियल चाहिए फैक्ट्री चलाने के लिए, वो रॉ मटेरियल मिल ही नहीं रहा साहब, क्योंकि जहां से लाना है वहां पर भी लेबर नहीं है। न माइंस में लेबर है, न तमाम कारखानों में लेबर है, न कहीं पर कोई लेबर है। लेबर है नहीं तो सामान आएगा कैसे? सामान आएगा नहीं तो फैक्ट्री चलेगी कैसे? फैक्ट्री चलेगी नहीं तो मालिक चलाएगा कैसे? आपने घोषणा तो कर दी साहब, लेकिन क्या आपने सोचा कि लोग कैसे काम करेंगे? लेकिन चलिए, घोषणा अच्छी है, मैं सप्लाई साइड को दोस्त करता हूं। मैंने फैक्ट्री मालिकों को एक बहुत अच्छी पैकेज दे दिया, बहुत अच्छी बात। बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर को भी आपने बहुत बड़े बड़े घोषणाओं के साथ पैकेज दे दिया, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप सिर्फ 33% से 50% कर्मचारी ही ला सकते हैं काम करने के लिए, यानी कि आधे लोग तो घर पर बैठेंगे, और जो आधे लोग घर पर बैठेंगे उनको तनख्वाह कौन देगा? फैक्ट्री तो नहीं देगी, सरकार देगी क्या? ना जी ना, सरकार तो दे ही नहीं सकती, उसके पास तो पैसा ही नहीं है ना। तो चलिए, ये हो गया सप्लाई साइड के लिए, आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने ये भी कहा कि सभी रेडी वालों को 10,000 रुपए तक हम दे देंगे। मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने लिखा था, भाई रेडी वालों का पंजीकरण होता है क्या? कुछ लोगों ने लिखा कि म्युनिसिपैलिटी में होता है। वो म्युनिसिपैलिटी में कौन रेडी वाला होगा जिसकी पंजीकरण होगा, जो कि खुद वहां का रहने वाला ही नहीं होगा? अधिकतर जगहों पर रेडी वाले आमतौर पर स्थानीय लोग नहीं होते हैं, बाहर से आए लोग होते हैं। वो लोग जो दूसरे राज्यों से आते हैं और यहां पर रेडी चलाते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। उन रेडी वालों को कहां से ढूंढकर उनको 10,000 रुपए दीजिएगा? आप दे ही नहीं पाएंगे। घोषणा अच्छी है, स्कीम अच्छी है, लेकिन उसको आप कार्यान्वित कैसे कर पाएंगे? एक देश एक राशन कार्ड लागू करने की तारीख 2021-22। समस्या कब है? अब तो जो योजना है वो लागू होगी आपसे 1.5 साल बाद। घोषणा कर रहे हैं आप आज, योजना बड़ी अच्छी है, आज लोग भूखे मरें क्या? इसके बारे में कोई जवाब नहीं है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैं भी नहीं पूछ रहा भाई, कैसे पूछ सकता हूं, क्योंकि घोषणा बहुत अच्छी है। अब चलिए, ये तो सप्लाई साइड की बात हो गई।
अब जरा डिमांड साइड की बात करते हैं, वो मध्य वर्ग जो डिमांड क्रिएट करता है। डिमांड का मतलब क्या है? हम जो चीजें कंज्यूम करते हैं। तो आइए जरा अब इसको समझते हैं। सबसे पहले तो सरकार ने खुद 30% की कटौती कर दी अपने सारे खर्चे में। सरकारी नौकरों की तनख्वाह नहीं कटी, डियरनेंस अलाउंस कम कर दिया गया। भाई पैसे ही तो कम हुए ना, गोल घुमाकर नाक क्यों पकड़ रहे हैं, सीधे पकड़िए ना। तो सरकारी एम्प्लॉयज के लिए आपने डियरनेंस अलाउंस कम कर दिया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी कैबिनेट के मंत्री ने अपनी तनख्वाह की 30% कम कर दी। तो यह कटौती आपने की। आपको देखते हुए देश की सभी कंपनियों ने कटौती कर दी, मेरी कंपनी ने भी कर दी, मेरी तनख्वाह भी कट चुकी है। तो जनाब अब मेरी तनख्वाह जब कट चुकी है तो मेरे पास पैसे तो बच नहीं रहे और मेरे खर्चे बढ़ गए। मुझे अपने घर की किस्त अदा करनी है, मुझे अपनी गाड़ी की किस्त अदा करनी है, मेरे घर में जो मेड काम करती है उसको तनख्वाह देना जरूरी है, नहीं तनख्वाह दूंगा तो कैसे काम चलेगा। और 2 महीने भी दिया है भाई, जबकि वो नहीं आ सकती थी, फिर भी दिया, क्यों ना दूं, मानवीय अधिकार है। तो तमाम चीजों को लेकर मेरे खर्चे तो जैसे थे वैसे ही हैं, लेकिन मेरी आमदनी बहुत कम हो चुकी है। तो जब बचेगा नहीं तो मैं और खर्च क्या करूंगा। और ये बात तो मैं अपनी कर रहा हूं, चलिए आपकी कर लेता हूं। आपके पास जितनी आमदनी थी वो आमदनी 5% से लेकर 35% तक कट गई। खर्चे तो बढ़ ही गए, या जितने थे उतने हैं ही। बच्चों की स्कूल की फीस जानी ही है, घर की किस्त जानी ही है, किराए का मकान है तो उसकी किस्त जानी ही है, गाड़ी की किस्त जानी ही है, मोटरसाइकिल की किस्त जानी ही है। भाई सामान तो खरीदना ही है, खाए पिएंगे ही, थोड़ा पाउडर, स्नो, क्रीम सब लगाएंगे ही। अगर वो भी नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? तो ये तो खरीदेंगे ही। लेकिन इसके बाद जो सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देखते थे, कर पाएंगे क्या आप? जो लगता था कि ऐसे चलो आज जरा बाहर खा के आ जाते हैं, आ पाएंगे? पर आप पैसे हैं नहीं तो करेंगे कहां से? तो जब मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं सामान खरीदूंगा नहीं, तो फैक्ट्री वाला सामान बनाकर भी बेचेगा किसको? इसके बारे में किसी ने सोचा क्या? फैक्ट्री वालों को आप सहूलियत दे रहे हैं, आप सप्लाई बढ़ा रहे हैं, लेकिन डिमांड बढ़ाने के लिए मेरी जेब में पैसे भी तो डालिए। वो तो डाला ही नहीं आपने। आपने कहा कि भाई आप अपनी ईएमआई 3 महीने पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन बैंक वाला बताता है कि अगर आप अपनी ईएमआई 3 महीने पोस्टपोन करते हैं तो फिर आपकी ईएमआई 5 महीने और बढ़ेगी या 8 महीने और बढ़ेगी, जितना आपने लोन लिया। तो ज्यादा पैसे कौन देगा? मैं दूंगा। सरकार आएगी क्या देने के लिए उसको? नहीं। तो जो मध्य वर्ग है, जो सबसे ज्यादा डिमांड क्रिएट करता है, जो सब कुछ कंज्यूम करता है, उसके पास पैसे हैं नहीं, उसको आप पैसे किसी तरीके से देंगे नहीं। उसकी नौकरियां जा रही हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। उसकी तनख्वाह कट रही है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा किसकी होगी? चर्चा फैक्ट्री ओनर की होगी। चर्चा किसकी होगी? सर्विस प्रोवाइडर की होगी। भाई सर्विस लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, तुम सर्विस दे भी दोगे तो मैं करूं क्या? अचार डालो अपनी सर्विस का। और यही होगा। कंपनियों को यही बात अब सता रही है। कंपनी के मालिक अब यही बात सरकार के सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं जनाब ये तो बताइए, आप मुझे सहूलियत तो दे रहे हैं लेकिन डिमांड कहां है? मैं अपना सामान किस बाजार में ले जाकर बेचूं? कोई खरीदार ही नहीं है। और खरीदार होगा क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो ये एक ऐसा मुर्गी और अंडे वाला खेल है जिसमें हम सब उलझ कर रह जाएंगे और कहीं से किसी भी तरीके से बाहर निकलने का कोई रास्ता फिलहाल दिख नहीं रहा है। न सरकार के पास अभी कोई नई सोच दिखाई दे रही है और न ही तमाम देश के अर्थशास्त्री कोई नई सोच या दिशा दिखा पा रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार विरोध के स्वर ध्वज करती जा रही है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बातें वो कर रही है, अगर उसको कार्यान्वित कर भी दिया जाए तब भी कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। हम सब पॉलिसी की जो घोषणा कर रहे हैं वो 1-1.5 साल की घोषणा कर रहे हैं, आज की बात कोई नहीं कर रहा। अब जरा एक और मोटी बात मुझे समझा दीजिए या बता दीजिए, कोई कोरोना का संक्रमण हिंदुस्तान में कम हो रहा है क्या? नहीं हुआ ना। जब हमने पहले लॉकडाउन के बाद यह देखा कि कोरोना का संक्रमण हिंदुस्तान में बढ़ेगा और बढ़ेगा ही, तो फिर दूसरी बार लॉकडाउन करने की आवश्यकता थी क्या? हमने फर्स्ट वेव को रोक दिया, उसके बाद आर्थिक स्थिति को तो कम से कम सुधार लेते। आज आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं और कोरोना की वेव को भी बड़े पैमाने पर झेल रहे हैं। वो हर मजदूर जो बिहार जा रहा है, हर 4 में से 1 मजदूर कोरोना का संक्रमित है। तो बिहार में कोरोना का संक्रमण कितने बड़े पैमाने पर होगा जरा आप सोच लीजिए। वो हर मजदूर जो बंगाल जा रहा है, हर 6ठे मजदूर में से 1 मजदूर कोरोना संक्रमित है। यानी कि हम पूरे देश भर में अब कोरोना फैला रहे हैं। ये 1 लाख तक नहीं रुकेगा, शायद 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख कोरोना संक्रमित लोग होंगे और उनको बचाने के लिए पूरे देश भर में 40,000 वेंटिलेटर हैं।
40,000 वेंटिलेटर से देश में कितने लोगों की जिंदगी आप बचा लेंगे? नहीं बचा पाएंगे। लेकिन हां, जो टूटी हुई अर्थव्यवस्था है उसे बहाल करने में आपके पसीने छूट जाएंगे। तो ये दूसरे लॉकडाउन के पहले सोचना चाहिए था ना कि क्या 21 दिन के 2 लॉकडाउन करना सही है या 21 दिन के लॉकडाउन के बाद अपने लॉकडाउन को खोलना आवश्यक है। देखिए, पूरे यूरोप को, ज्यादातर यूरोप के देशों ने 21 दिन का लॉकडाउन किया और उसके बाद अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलकर आज पूरे तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को खोल चुके हैं। उन्होंने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया, लेकिन हम स्वास्थ्य सेवा को तो बेहतर नहीं बना पाए और ना बना पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम लॉकडाउन पर लॉकडाउन करते चले जा रहे हैं। बंद कर दीजिए आप पूरे देश को, लेकिन अंततः होगा क्या? लोग भूख से मरने लगेंगे और भूखे लोग मरेंगे नहीं, भूखे लोग सड़क पर आएंगे। भूखे लोग फिर स्थापित संस्थान और सिस्टम को तोड़ेंगे और उसको चुनौती देंगे। क्या कर रहे हैं हम? क्या इसके बारे में कोई सोचने को भी तैयार है? नहीं है, नहीं सोच रहा कोई आज। और जो नहीं सोच रहे हैं उसकी वजह से आज एक बहुत उहापोह और असमंजस की स्थिति है। आप जरा देखिए, हर जगह पर आपको हम टेलीविजन पर ये तस्वीरें दिखाते हैं, हजारों की संख्या में लोग घर जाना चाहते हैं। वो कोरोना से संक्रमित होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो पहले समय में ही लोग जब भागने लगे थे तो क्यों रोका भाई? भागने देना था ना। 40 दिन बाद वो भाग रहे हैं, फिर भी कोरोना लेकर जा रहे हैं। 40 दिन पहले भी तो कोरोना लेकर ही जाते। और इससे थोड़ा और पहले चलिए, जनवरी के पहले हफ्ते में चीन में क्या हो रहा था दुनिया जानती थी। क्यों नहीं हिंदुस्तान ने अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट 15 फरवरी के बाद बंद कर दिया? कहां से आता हिंदुस्तान में कोरोना का संकट? वो बोल्ड डिसीजन लेने में कहां पीछे रह गए? और अगर नहीं लिया तो क्या उसका खामियाजा आज पूरा देश भुगतेगा? लॉकडाउन बहुत आसान समस्या का समाधान है। बंद कर दीजिए सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं मरेगा। लेकिन अब जो लोग मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अब जिनको कोरोना होगा उनकी जिम्मेदारी कौन लेने जा रहा है? ये कैच 22 का सिचुएशन है, कई लोग ये कह सकते हैं, लेकिन जनाब ये कैच 22 का सिचुएशन नहीं है। इसे बना दिया गया कैच 22 का सिचुएशन। 21 दिन का लॉकडाउन काफी था। उसके बाद लगातार तमाम विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, हर कोई कह रहा था अब लॉकडाउन मत कीजिए साहब। लॉकडाउन करने का मतलब यह है कि आप अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर देंगे, और खत्म हुई अर्थव्यवस्था भूखे लोगों की अर्थव्यवस्था होती है, और भूखे लोग स्वस्थ नहीं हो सकते, और अगर स्वस्थ नहीं है तो कोरोना से ऐसे भी मरेंगे। तो हमें वैसे भी मरना था, हम ऐसे भी मरेंगे। सरकार, कहा जा सकता है कि भाई पोस्ट फैक्टो बोल रहे हो, कुछ भी बोल सकते हो, तुम उस जगह पर हो नहीं। सरकार ने ऐसी त्रासदी आज तक नहीं देखी थी, इसलिए सरकार ने जो फैसला लिया बिल्कुल सही लिया। हाँ, बिल्कुल सही लिया। लेकिन सरकार इसीलिए तो कहते हैं कि सरकार के पास एक नहीं 4 आंखें होती हैं। सरकार के पास वो तमाम दूरदर्शिता होती है जो आम जनता के पास नहीं है। वो दूरदर्शिता के आधार पर फैसले लिए जाते हैं, जिसके आधार पर जनता के वेलफेयर की बातें कही जाती है। तो फिर उस वेलफेयर को कहां छोड़ दिया गया बीच में? बहुत बुरी स्थिति है साहब, बहुत बुरी स्थिति है, और बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत 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 बुरे दिन आने वाले हैं। मैं निराशावादी नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन व्यवहारिक और यथार्थ का सामना करने का सामर्थ्य तो हिंदुस्तान में होना चाहिए। बुरे दिन इसलिए है क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से टूट चुकी है। उसे पटरी पर लाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। वो निश्चय अभी नहीं दिख रहा। अफसोस है मुझे यह कहते हुए कि मैं मानता हूं कि बीते 30 साल में हम सबसे मजबूत सरकार को अभी देख रहे हैं। सबसे मजबूत सरकार बीते 30 साल में, 1995 से लेकर आज तक सबसे मजबूत सरकार अगर आप देख रहे हैं तो आज आप देख रहे हैं मोदी सरकार के स्वरूप। लेकिन इस मजबूत सरकार के द्वारा शायद वक्त रहते सही फैसले नहीं लिए जा पा रहे, वजह चाहे इसकी जो भी हो। इस सरकार में हर तरह की कुवत है, इस सरकार में दूरदर्शिता है, इस सरकार में दृढ़ नेतृत्व है, इस सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो फैसले को उसके अंजाम तक पहुंचाने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन शायद कहीं कुछ चूक हो रही है, शायद कहीं कुछ चूक हो रही है। इस चूक को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, अत्यंत और शीघ्र। अन्यथा
हम 1930 के वैश्विक आर्थिक मंदी से भी बहुत बुरे दौर से गुजरेंगे और आने वाले 6 महीने हम सब लोगों के लिए इतने कष्टदायक होंगे कि उसके बारे में कुछ भी चर्चा अभी नहीं की जा सकती, कहा ही नहीं जा सकता कि क्या होगा, क्योंकि इसके बारे में परिकल्पना करना आसान नहीं है, कम से कम मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, जो कि पेशे से ना तो मैं अर्थशास्त्री हूं और ना ही शायद इतना वैश्विक ज्ञान है मुझ में कि मैं इस बात की भविष्यवाणी कर सकूं कि 6-8 महीने बाद क्या होगा। लेकिन हाँ, जो थोड़ा बहुत समझ में आता है उससे इतना ज़रूर कह सकता हूं कि स्थिति बहुत विकट और विकराल होने वाली है। असुरक्षा का भाव बढ़ेगा, लोग अपने घर में दुबकेंगे, कामकाज सिमटेगा, नौकरियां जाएंगी, पैसे नहीं होंगे, रास्ता नहीं दिखाई देगा और इस अंधकारमय स्थिति में अपराध बढ़ेगा और तब हम एक ऐसी भयावह स्थिति को देख रहे होंगे जो हमारे लिए विकट होगी। ऐसी भयावह स्थिति आए इससे पहले आग्रह, अनुरोध, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन, कृपा करके देश को संभाल लीजिए। बहुत लंबी बात कही, उम्मीद है मेरी बातों को आपने अन्यथा नहीं लिया होगा। मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं सरकार की निंदा नहीं कर रहा, ना ही सरकार से मुझे बहुत दुख या खेद है। मुझे अफसोस है कि वक्त रहते कुछ फैसले नहीं लिए गए हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।